इंट्रोडक्शन। हम सभी दिन ब दिन अपनी हेल्थ को लेकर काफी अलर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि फिट रहने की ख्वाहिश तो हर किसी के दिल में होती है। कोई अपना वेट गेन करना चाहता है तो कोई वेट लूज, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या करें कि हेल्थ भी अच्छी बनी रहे और बीमारियों से भी दूरी बनी रहे। आज कुकू एफएम पर हम आपके लिए इसी मशहूर टॉपिक पर एक किताब की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू हील योर मेटाबॉलिज्म और जिसे लिखा है केट डियरिंग ने। केट डियरिंग एक जानी मानी न्यूट्रिशनल, एक्सरसाइज और लाइफ कोच हैं, जिनके हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो चुके हैं। मेटाबॉलिक हेल्थ और बॉडी फंक्शन को इम्प्रूव करने के उनके मेथड्स काफी आउट ऑफ द बॉक्स हुआ करते हैं और इस बात का उन्हें बेहद गर्व भी है। उन्होंने जैसे अपनी पूरी जिंदगी हेल्थ इम्प्रूवमेंट के नाम ही कर दी है। हेल्थ और हैप्पीनेस की राह पर उनका सफर ही उनकी टीचिंग्स और मेथड्स का फाउंडेशन बना। उनकी माने तो हेल्थ कभी भी डाइटिंग और ज्यादा एक्सरसाइज करने पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हेल्थ इंप्रूव होती है खुद को प्यार से ट्रीट करते हुए, अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कोशिश करने से। बहुत सालों के रिसर्च और रीडिंग के बाद केट को आखिर ये एहसास हुआ कि मेटाबॉलिज्म ही अच्छे हेल्थ और हैप्पीनेस की चाबी है। एक लेखिका, मेंटर, कंसल्टेंट और एजुकेटर होने के नाते वो अपने आसपास के लोगों को यही सिखाने की कोशिश करती हैं कि अच्छा खाना, माइंड और सही तरह की एक्सरसाइज के साथ सेल्फ लव भी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी होता है। तो चाहे आप फिटनेस फ्रीक हो या ना हो, इतना तो तय है कि आपको इस किताब पर चर्चा करते हुए फिटनेस के तरीकों के बारे में बहुत जानकारी मिलने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस किताब पर चर्चा का सफर। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं केट डियरिंग द्वारा लिखी गई हाउ टू हील योर मेटाबॉलिज्म की बुक समरी, और मैं हूँ आरजे सुगंधा। तो सुनते रहिए कुकू एफएम पर, सुने जो मन चाहे। क्यों लिखी केट ने ये किताब? आज जिस किताब पर हम चर्चा कर रहे हैं उसकी लेखिका केट डियरिंग ने इसकी शुरुआत एक बड़ी इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल कहानी से की है। इस कहानी में वो अपने बचपन की दोस्त के बारे में बताती हैं। केट ने अपनी दोस्त का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस कहानी को बताने के लिए उसने ब्रिज स्मिथ का नाम इस्तेमाल किया है। ब्रिज के साथ केट की दोस्ती बहुत सालों की है और आज भी उतनी ही गहरी है। आपको शायद सुनकर हैरानी हो, अपनी इसी गहरी दोस्ती से कभी केट को जलन होती थी। अब आप ये सोच रही होंगी कि आखिर एक दोस्त अपने इतने अच्छे दोस्त से क्यों जलने लगी। इस जलन का इकलौता कारण था ब्रिज का फिगर, जो बहुत अच्छा था। ब्रिज अपनी अच्छी जीन्स की वजह से ढेर सारा जंक फूड खाकर भी स्लिम एंड ट्रिम रहती थी। वहीं दूसरी तरफ केट को एक एथलीट होते हुए भी खुद को फिट रखने के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती। इतना ही नहीं, 13 साल की उम्र के बाद से केट को कभी कभार अपने आप को फिट रखने के लिए अपने सबसे फेवरेट खाने को भी ना कहना पड़ता था। हालांकि केट हमेशा से फिट थी और कभी भी ओवरवेट नहीं हुई, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत भी थी। तभी तो केट का मानना था कि हम सबकी जिंदगी में एक ब्रिज जरूरी है। ब्रिज में एक और अच्छी बात थी, जो उसका सेल्यूलर रेस्पिरेशन था, जिसे आम भाषा में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये सुनकर कईयों के मन में ये सवाल आया होगा कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ये तो जाहिर सी बात है कि एक 13 साल की बच्ची का मेटाबॉलिज्म अच्छा ही होगा। लेकिन ये भी सच है कि आज के समय में हमारे आसपास का 13 साल का हर बच्चा अच्छा मेटाबॉलिज्म लेकर पैदा नहीं होता। तो फिर इसकी वजह क्या है? क्या लोग अब बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या फिर हमारा मूवमेंट कम हो रहा है? अगर ऐसा ही होता तो ब्रिज की मूवमेंट और उसके खाने के शौक के हिसाब से तो उसे ओवरवेट होना चाहिए था। फिर आखिर मसला क्या है? केट मानती है कि लोगों का मेटाबॉलिज्म अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब लोग धीमे मेटाबॉलिज्म के साथ ही जन्म ले रहे हैं, फिर चाहे वो जीन्स की वजह से हो या सेल्यूलर म्यूटेशंस की वजह से। इन दो वजहों के अलावा लोगों का धीमा मेटाबॉलिज्म उनके लिविंग के तरीके की वजह से भी है। लोग जो खाना खाते हैं वो अगर अच्छे से पचता ना हो या फिर दूसरे ड्रग्स या केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए तो भी लोगों को हानि पहुंचती है।
पूरी दुनिया जहां पिछले 40 सालों से एक्सरसाइज और फिटनेस की फील्ड का हर एक कोना एक्सप्लोर कर रही है, वहीं इसी फिटनेस को हेल्थ और न्यूट्रिशन कंपनियों ने अपना करोड़ों का बिजनेस बना लिया है। आज अमेरिकी बाजार में लो फैट, लो कार्ब, ग्लूटेन फ्री और न जाने कितने ही प्रोडक्ट्स का बोलबाला है। फिर भी लोग पहले से ज्यादा ओवरवेट और बीमार होते जा रहे हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में ये सोचना छोड़ दें कि पतला होना मतलब खुश होना है, तो शायद अपनी जिंदगी ज्यादा खुशी खुशी जी पाएंगे। लेकिन ऐसा हमेशा कहाँ हो पाता है। चाहे सोसाइटी हो या मीडिया, बचपन से ही लोगों के मन में ये बात डाल देती है कि जो स्लिम है वही कूल है। केट को वियर्ड फूड हैबिट्स भी उनके टीनेज में ही लग गई थी। जब उनसे कहा गया कि उनका वजन बहुत ज्यादा है और खाने से उनका फैट और भी बढ़ जाएगा, तो केट ने नाश्ता खाना ही बंद कर दिया। दोपहर और रात का खाना भी वो चुन चुन कर खाने लगी। हालांकि उनका वजन ज्यादा नहीं था, फिर भी ये ख्याल उनके दिमाग में घर कर चुका था कि वो फैट है। उस समय कॉलेज जाने वाली केट के दिमाग में भी इसी बात ने घर कर लिया था। तभी तो वो भी परफेक्ट साइज में आने की दौड़ में हिस्सा लेने लगी थी। इतना ही नहीं, उसने तो नए नए डाइट ट्रेंड्स का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। सिर्फ केट नहीं, उस दौरान हर अमेरिकी को यही लगता था कि कम खाना और ज्यादा वर्कआउट उन्हें परफेक्ट साइज में ले आएगा। हर अमेरिकी की तरह केट भी यही सोचने लगी और इसलिए उसने अपना कैलोरी इनटेक कम कर लिया। उसके बाद उनका वजन कम होने के साथ ही उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। ये सब उनके गिरते मेटाबॉलिज्म का नतीजा था। वजन कम करने के चक्कर में केट ने 6 महीनों तक अपना पीरियड भी मिस कर दिया था और इससे उसका मूड भी चिड़चिड़ा होने लगा था। इसके बाद केट ने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया और एटलांटा जॉर्जिया के एक बड़े हेल्थ क्लब में वर्किंग सेल्स में नौकरी करने लगी। अगले 1 साल तक वो वहीं रही और इसके बाद उसने एक लोकल हेल्थ क्लब में जनरल मैनेजर की नौकरी ले ली। वहीं इस दौरान अमेरिका की मसल एंड फिटनेस, शेप और ऑक्सीजन जैसी कई मैगजीन्स ने वहां के लोगों को ये यकीन दिला दिया था कि अच्छा हेल्थ और फिट बॉडी बस सप्लीमेंट ही दिला सकते हैं। इस दौरान अमेरिका में सोय फूड का चलन भी बढ़ने लगा था। लोग अपने डाइट में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। केट उनसे कहाँ अलग थी, उसने भी वैसा ही किया। लेकिन वजन कम होने की जगह उनका वजन बढ़ने लगा, जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी दौरान उसे ये एहसास हुआ कि सोय फूड एक्चुअली एंटी मेटाबॉलिक होता है। साथ ही सारे सप्लीमेंट्स भी हेल्थ को पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं। अपनी 20s और 30s तक पहुंचते पहुंचते केट फिटनेस को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि अब उसने इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाने की ठान ली थी। ऐसी ही एक चीज थी रिक्रिएशनल ड्रग। इस दौरान उसने अपनी जिंदगी के कुछ काफी डार्क ईयर्स फेस किए थे। हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हुए भी उसे एक बहुत बड़ी ड्रग की प्रॉब्लम हो गई थी। इन्हीं ड्रग्स के कारण उसकी भूख खत्म होने लगी थी। एक दिन अचानक से केट को लगा कि उसका ये ड्रग यूसेज बंद होना चाहिए। उसकी जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी और वो सिर्फ लेट नाइट पार्टीज और ड्रग के इस्तेमाल में डूबी हुई थी। उस समय भले ही वजन कम हो, लेकिन केट की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। तभी केट ने ये फैसला किया कि अब उसे खुद में बदलाव लाना ही होगा। कई मुश्किल सालों के बाद केट ने अपनी एटलांटा वाली नौकरी छोड़ी और वहां का अपना घर भी भाड़े पर दे दिया। इतना ही नहीं, वो अपने परिवार और दोस्तों को छोड़कर सैन डिएगो, कैलिफोर्निया भी चली गईं। जैसा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए एक लीप लेनी पड़ती है, केट के लिए सब कुछ फिर से शुरू करना एक ऐसी ही छलांग थी। कैलिफोर्निया आने के बाद यहाँ भी केट ने एक होलिस्टिक क्लिनिकल न्यूट्रिशन के एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिस दौरान वेगन, वेजिटेरियन, ऑर्गेनिक, मेटाबॉलिक डाइट जैसे कई टॉपिक्स पर केट ने रिसर्च किया। इसके कुछ सालों बाद उसने CHEK करेक्टिव होलिस्टिक एक्सरसाइज कनेसियोलॉजी यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। इस यूनिवर्सिटी के ओनर न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट पॉल चेक थे और इसी जगह आकर केट को ये रियलाइज हुआ कि हेल्थ का मतलब सिर्फ न्यूट्रिशन और फिटनेस नहीं होता। साथ ही इस दौरान केट ने ऑर्गेनिक फूड डाइट को आजमाया, जिसमें कोई भी डेयरी फूड खाने की मनाही थी और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फूड खाने पर जोर दिया जाता था। धीरे धीरे केट का वजन कम होने लगा और उन्हें वो खोई खुशी फिर महसूस हुई।
लेकिन जब साल 2010 में वो अपने मैराथन के लिए ट्रेन कर रही थी, उसी दौरान अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। केट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सारी सही चीजें खाने के बाद भी उसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। उसके बाल झड़ने लगे थे, वजन बढ़ने लगा था, स्किन ड्राई हो गई थी और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी थे। इस दौरान केट को कई रिसर्चरों के काम के बारे में पता चला। इनमें डॉक्टर गिलबर्ट लिंग, डॉक्टर एल्बर्ट सिजेंट ग्योची, डॉक्टर रे पीट, डॉक्टर ब्रॉडा बार्न्स, डॉक्टर ओफे रावनस्कोव, क्रिस मास्टर जॉन, रॉब टर्नर और मैट स्टोन जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी मशहूर लोगों में हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी थी, जिसका इस्तेमाल केट ने अपनी किताब में किया। इनमें से कुछ स्कॉलर हैं तो कुछ न्यूट्रिशनल रिसर्चर, लेकिन हेल्थ और फिटनेस को लेकर सभी के थॉट्स अलग अलग हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केट अपनी जिंदगी की इतनी बातें आपको क्यों बता रही है, तो वैसा इसलिए क्योंकि हेल्थ को ब्रॉडली डिफाइन करने के लिए उससे जुड़ी छोटी छोटी चीजों के बारे में बताना भी जरूरी है। अगले एपिसोड में हम हेल्थ से जुड़ी इन्हीं छोटी छोटी बातों की चर्चा करेंगे और जानेंगे उस अहम फैक्टर के बारे में जो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे जरूरी है। सैचुरेटेड फैट से ना डरे। आज के दौर में लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि क्या हेल्दी है और क्या खाना चाहिए। हर तरफ इतने अलग अलग तरह के हेल्थ डेफिनेशन और न्यूट्रिशन एडवाइस मिलते रहते हैं कि कौन सा ऑथेंटिक है और कौन सा सच में माना जाना चाहिए, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच कहा जाए तो हम सभी फिलहाल फूड न्यूट्रिशन और हार्मोनल रिस्पॉन्स को समझने की शुरुआती दौर में जी रहे हैं। सही न्यूट्रिशन कैसे हमारे फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है, ये समझने में हमें अभी और थोड़ा सा वक्त चाहिए। न्यूट्रिशन हमारे लिए एक नई तरह का साइंस है जिसे अब तक हमने ठीक से छुआ तक नहीं है। जैसा कि साइंटिफिक स्टडी से पता चलता है कि जो चीज जितनी बुरी होती है, हमारी टेंडेंसी उसे उतना ही अच्छा और फायदेमंद समझने की होती है। हमने इतना तो सीख ही लिया है कि ये जरूरी नहीं है कि जो चीज किसी एक इंसान पर जैसा इफेक्ट डालती है वो दूसरे पर भी वैसा ही इफेक्ट डालेगी। चलिए, तो न्यूट्रिशन की पढ़ाई इतनी कंफ्यूजिंग और चैलेंजिंग होती है, इसलिए तो न्यूट्रिशन की पढ़ाई इतनी कंफ्यूजिंग और चैलेंजिंग होती है। एक ऐसे ही बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करते हुए केट कहती हैं कि सैचुरेटेड फैट को डॉक्टर्स हमेशा आपको अपनी डाइट से तुरंत हटाने के लिए कह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सैचुरेटेड फैट की कहानी का एक और पहलू भी है। दरअसल सैचुरेटेड फैट कई मायनों में लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सैचुरेटेड फैट होता क्या है। सैचुरेटेड फैट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक चेन होता है जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये चेन बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये कभी भी अचानक से टूट नहीं जाते हैं। वहीं मोनोसैचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं जो उन्हें रेडिकल डैमेज के और करीब ले जाते हैं। सैचुरेटेड फूड्स की कैटेगरी में कोकोनट ऑयल, अंडे, मीट और डेयरी शामिल होते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन और चीज। सैचुरेटेड फैट्स का ह्यूमन बॉडी में रोल। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि सैचुरेटेड फैट का इंसान के शरीर में एक बेहद पॉजिटिव इफेक्ट होता है। आप ये समझ लें कि आपके ब्रेन का 60% और सेल्स का 50% हिस्सा सैचुरेटेड फैट्स का ही बना होता है। सैचुरेटेड फैट्स इंसान के शरीर को ऑक्सीजन और आयरन जैसे ऑक्सीडेंट्स के नेगेटिव और हानिकारक इफेक्ट्स से बचाते हैं। साथ ही ये शरीर को कई तरह के कैंसर से भी बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये फैट्स आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने और आपके हार्ट की रक्षा करने के लिए भी सक्रिय होते हैं। ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी सैचुरेटेड फैट्स का कोई तोड़ नहीं है। सैचुरेटेड फैट्स के बारे में बात करते हुए सिंडी की कहानी के बारे में बात करना भी जरूरी है, क्योंकि सिंडी का भी सैचुरेटेड फूड्स के साथ एक दिलचस्प एक्सपीरियंस रहा है। सिंडी की कहानी। सिंडी एक ऐसे डाइट पर थी जहां उसने सनफ्लावर ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल और कैनोला ऑयल को अपने खाने में शामिल किया था। वहीं सिंडी अंडों और मक्खन जैसी चीजों से परहेज रखती थी। इन फूड्स में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो ये सब नहीं खाती थी।
लेकिन इतने अच्छे डाइट के बाद भी उसका वजन लगातार बढ़ रहा था, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे। सिंडी जिम भी जाती थी और अपने खाने में कैलोरीज भी कम रखती थी, लेकिन किसी भी तरह से उसे कुछ भी फायदा नहीं पहुंच रहा था। इसके बाद उसने अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल किया और पाया कि महज 2 हफ्तों में अब उनकी बॉडी फिट हो रही थी। इसका मतलब यही है कि अब सिंडी ज्यादा खाती है लेकिन फिट भी रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सैचुरेटेड फैट्स इतने ही अच्छे हैं तो लोगों के सामने उसकी रेपुटेशन इतनी बुरी क्यों बनी हुई है? दरअसल साल 1950 में अंसल कीज नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया था कि सैचुरेटेड फैट्स दिल की बीमारियों को जन्म देते हैं और इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा देते हैं। लेकिन आज अगर उन रिकॉर्ड्स को ठीक से देखा जाए तो पाएंगे कि उन्होंने कुछ भी प्रूव नहीं किया था। उन्होंने 7 देशों में इसकी रिसर्च भी की थी, फिर भी कुछ प्रूव नहीं कर पाए थे। सिर्फ सैचुरेटेड फैट्स ही नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी हार्ट की बीमारी और स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता आया है। लेकिन किसी ने भी एक बार ये सोचने की जरूरत नहीं समझी कि क्या असल में कोलेस्ट्रॉल ही एक्चुअल प्रॉब्लम है। सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने और उनको मेंटेन करने के लिए इंसान के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन जैसे हर तरह के स्टेरॉयडल हार्मोन्स के इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती ही है। इन सब का क्या मतलब बनता है? अगर इन सभी बातों और फैक्ट्स को एक साथ रखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आपको सैचुरेटेड फैट्स से डरने की जरूरत नहीं है। केट कहती है कि वो खुद अपनी डाइट में 20 से 30% तक सैचुरेटेड फैट्स खाती है। न्यूट्रिशन साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसलिए हम इससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। केट का मानना है कि सैचुरेटेड फैट्स को समझकर अपनी डाइट में इसे शामिल करने तक का सफर उनके लिए काफी एजुकेशनल और इनलाइटनिंग था। जब साल 2010 में उसकी हालत बहुत ही खराब थी, तब उन्होंने भी ऐसा समझ लिया था कि शायद सैचुरेटेड फैट्स ही सारे फसाद की जड़ है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने ये समझा कि सैचुरेटेड फैट्स हमारा बुरा नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि लोग ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाने लगे या फिर उसे कंट्रोल ना करें। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उन्हें एक पोर्शन में अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से सैचुरेटेड फैट्स हैं बेस्ट? नारियल का तेल, ग्रास फेड बटर, ग्रास फेड घी और ककाओ यानी कोको बीन्स जिससे चॉकलेट बनाया जाता है। ये ऐसे सैचुरेटेड फैट्स हैं जो हमारे नुकसान की जगह हमारा फायदा ही करते हैं। हालांकि हर सैचुरेटेड फैट सही मात्रा में और संभाल कर खाया जाना चाहिए। एक दिन में ज्यादा चॉकलेट या ज्यादा बटर खाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि सारे फैट्स अच्छे ही हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या आप जानते हैं वो फैट्स कौन से हैं? पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, टॉक्सिक एंड नॉन एसेंशियल एट ऑल। अब आपको इतना तो पता चल ही गया है कि सैचुरेटेड फैट्स आपके दुश्मन नहीं है और कभी कभी ये आपके लिए बहुत हेल्दी भी हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये समझना जरूरी है कि वो कौन से फैट्स हैं जो आपके लिए एक्चुअल में खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये आपके थायराइड को स्लो कर देंगे या फिर आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ा देंगे। क्या है ये हानिकारक फैट्स? इसका जवाब है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स या पूफा। ये वही फैट्स हैं जिन्हें न्यूट्रिशनल और मेडिकल इंडस्ट्री हार्ट हेल्दी फैट्स नहीं मानती है। अगर आपका डाइटिशियन आपको ऐसे फैट्स खाने को कह रहा है तो समझ लीजिए आप गलत दिशा में जा रही हैं। शायद सुनने में अजीब लगे लेकिन ये फैट्स आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। अमेरिकी तो हर दिन पूफा वाले फूड्स खा रहे हैं और वो भी काफी बड़ी मात्रा में। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें पता भी नहीं है कि ये उनको कितनी क्षति पहुंचा रही है। अगर आप में से कई लोग चिया सीड्स, नट्स और फ्लैक्सीड ऑयल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाए हुए हैं तो ये चैप्टर आपके लिए ही है। आपके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये टॉक्सिक फैट्स आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स क्या हैं और किन चीजों में पाए जाते हैं? पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स वो फैटी एसिड होते हैं
जिनमें कई डबल कार्बन बॉन्ड होते हैं। पूफा में डबल बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि उनमें कई हाइड्रोजन एटम्स की कमी होती है, इसलिए उन्हें अनसैचुरेटेड कहा जाता है। आपको पिछले चैप्टर से याद ही होगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है और इसमें हाइड्रोजन एटम्स भी सैचुरेटेड होते हैं। डबल बॉन्ड हालांकि मजबूत सिंगल बॉन्ड की तुलना में ऑक्सीजन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और यही उन्हें अनस्टेबल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए ओवर सेंसिटिव बनाते हैं। इंसान के शरीर में जब ऑक्सीजन खाने से रिएक्ट करते हुए एनर्जी तैयार करने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स भी तैयार होते हैं, क्योंकि पूफा बहुत अनस्टेबल होते हैं, इसलिए जब भी उनका एक्सपोजर ऑक्सीजन में होता है तब फ्री रेडिकल्स तैयार होने लगते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे मॉलिक्यूल्स से चुराकर और अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। आप जो भी खाएं, जितना भी खाएं, उसमें पूफा मौजूद होता है। यूं तो पूफा ज्यादातर सब्जियों, नट्स, बीज, दाल, पोर्क जैसी चीजों में पाया जाता है। पूफा के सबसे बड़े ऑफेंडर्स हार्ट हेल्दी तेल होते हैं, जिनमें वेजिटेबल ऑयल, फिश ऑयल और दूसरे बीजों से बने तेल भी शामिल होते हैं। आप सब ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि जिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को अपनी डाइट में शामिल करना डॉक्टरों की सलाह होती है, वो भी हमारे शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितने दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले फूड्स। इसके अलावा पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स बॉडी में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स और शुगर से भी बनते हैं, जिसे मीट एसिड या फिर ओमेगा 9 फैटी एसिड भी कहा जाता है। मीट एसिड में कई तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ह्यूमन सेल्स इन अनसैचुरेटेड फैट्स को तभी प्रोड्यूस करते हैं जब स्टेम सेल्स को रेगुलेट या एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल्स की जरूरत होती है। हर इंसान को यही लगता होगा कि एसेंशियल फैट्स तो उनकी बॉडी के लिए अच्छा बताया जाता था, तो फिर ये बुरा कैसे हो सकता है? केट ने इसे साबित करने के लिए महीनों तक रिसर्च किया है। वे इस रिसर्च पर तब से काम कर रही थी जब से वो खुद भी फिश ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया करती थी। इस बारे में जानने के लिए 90 साल पहले के इतिहास में जाना जरूरी है। तो चलिए उस इतिहास के बारे में जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर। ये सफर साल 1929 में माइल्ड ट्रेड और जॉर्ज बस के साथ शुरू हुआ था। बस ने अपने एक पेपर में ये पब्लिश किया था कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, लिनोलेनिक एसिड जिसे ओमेगा 6 भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए और हेल्थ को अच्छा करने के लिए किया जा सकता है। बस की इस स्टडी से ये पता चला कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स शरीर के अंदर जाते हैं वो फैट फ्री डाइट से कई मायनों में बेहतर होते हैं। इसी दौरान उन्होंने एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे टर्म का आविष्कार किया और इसके लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी से होने वाली बीमारी को अब बस डिजीज कहा जाता है। इसके 10 साल बाद क्लेटन फाउंडेशन बायोकेमिकल इंस्टीट्यूट ने पता लगाया कि बस डिजीज असल में विटामिन 6 की कमी की वजह से होती है। साल 1929 तक किसी ने भी इस विटामिन की खोज नहीं की थी, इसलिए तब इसे बताया भी नहीं जा सका था। हालांकि नई रिसर्च से इतना साफ हो गया कि पूफा शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने लगते हैं। सैली की कहानी। जब सैली 46 साल की थी तब उसने वेगन डाइट अडॉप्ट किया था, क्योंकि उनके शरीर में कई समस्याएं नजर आने लगी थी। इससे पहले जहां सैली बहुत फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाती थी, वहीं अब उन्होंने ये सब छोड़ दिया था, जिससे उनके हेल्थ में भी सुधार होने लगा था। ये सब देखते हुए सैली ने ये मान लिया कि वेगन डाइट की ही वजह से उनकी हेल्थ में सुधार आया है। लेकिन अचानक से कुछ ही समय में उनके शरीर की एनर्जी, मसल मास और सेक्स ड्राइव तीनों कम होने लगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या गलत कर रही है। धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि हालांकि प्रोसेस्ड फूड ना खाने के कारण वो हेल्दी तो थी, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म अब भी कहीं ना कहीं लो ही था, क्योंकि उन्हें सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसके बाद कुछ महीनों तक जब सैली ने नारियल तेल का इस्तेमाल किया, अपनी डाइट में अंडों को शामिल किया, उन्होंने देखा कि उनका मेटाबॉलिज्म हाई होने लगा था।
इतना ही नहीं, उनका मूड और बॉडी टेम्परेचर भी अब सही जगह पर आने लगा था। इससे इतना तो साफ है कि सिर्फ वीगन डाइट आपको हेल्दी नहीं बना सकती। साल 1940 में कई किसानों ने भी अपने जानवरों का वजन बढ़ाने और उन्हें हेल्दी बनाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन इसका उन जानवरों पर बिल्कुल उल्टा असर पड़ने लगा। ये याद रखना जरूरी है कि कोकोनट ऑयल एक ऐसा फूड है जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है। ये फैट बर्न करने की बॉडी की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। किसानों को जल्द ही ये एहसास हो गया कि कॉर्न और सोय ऑयल्स का इस्तेमाल उनके जानवरों का वजन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो आपके मेटाबॉलिक रेट को धीमा कर देते हैं और फैटनिंग एजेंट्स का काम करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि भालू और गिलहरियां साल का कुछ वक्त हाइबरनेशन में बिताते हैं, और ऐसा करने से पहले वो बहुत सारा नट्स और सीड्स खाते हैं, क्योंकि इन सारे फूड प्रोडक्ट्स में पूफा मौजूद होती है जो इन पशुओं के मेटाबॉलिक रेट को धीमा कर देता है और वो ठंड के महीनों में सोते ही रहते हैं। मशहूर न्यूट्रिशनल रिसर्चर डॉक्टर रे पीट की माने तो जो एंजाइम्स प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं वो ऐसा पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की मदद से करते हैं, और इन एंजाइम्स की जरूरत बॉडी में सिर्फ डाइजेशन के वक्त ही नहीं पड़ती है, बल्कि थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन और क्लॉट रिमूवल में भी पड़ती है। पूफा ऑयल्स हमारे शरीर में प्रोटीन डाइजेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से अगर हम एक प्रॉपर डाइट भी ले रहे होंगे तो भी हम अंदर से मैलनरिश्ड यानी कि कमजोर ही रहेंगे। इन सब का कंक्लूजन ये है कि पूफा ऑयल्स प्रोटीन डाइजेशन, थायराइड प्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम और सेल्स के हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। केट का मानना है कि हमारे आसपास के सैचुरेटेड फैट्स को लेकर जितने भी मिथ्स मौजूद हैं, उनमें से सबसे बड़ा तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स दुनिया का सबसे ज्यादा गलत समझा गया मैक्रोन्यूट्रिएंट है। हालांकि हेल्थ कॉन्शियस ज्यादातर लोगों को ये बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सैकराइड्स या शुगर भी कह सकते हैं बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। किसी भी हेल्थ या फिटनेस मैगजीन को ले लीजिए जिसमें ऐसे कई डाइट्स मौजूद होते होंगे जो आपको महज 30 दिनों में स्लिम बना देंगे, और तो और इस बारे में जो लोग बात कर रहे होंगे वो ये जरूर बोलेंगे कि मैंने इस डाइट के लिए कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ दिया था। खासकर अमेरिकियों ने तो एक ऐसी सोसाइटी बना ली है जो खुद को हेल्दी बनाने के लिए ऑब्सेस्ड हुए रहते हैं। लेकिन केट मानती है कि कार्ब्स को अवॉइड करना किसी सस्टेनेबल डाइट का हिस्सा नहीं हो सकता है। ह्यूमन बॉडी में सही मात्रा में कार्ब्स की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी बाकी चीजों की। सही मात्रा में कार्ब्स लेने से बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है और आपकी एनर्जी का लेवल भी काफी अच्छा हो जाता है। पहले केट भी लो कार्ब ईटर ही हुआ करती थी और उसकी एनर्जी बहुत कम थी। साथ ही उसको बहुत बुरे शुगर क्रेविंग्स भी होते थे। मतलब वो स्लिम तो थी पर बॉडी फिट नहीं थी। ह्यूमन बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से दूर रखने पर बॉडी एक स्ट्रेस्ड स्टेट में आ जाती है और स्ट्रेस हार्मोन्स भी ज्यादा सिक्रीट होने लगते हैं। जैसा कि इससे पहले भी केट ने कई बार कहा है कि चीजें जैसी दिखती हैं हमेशा वैसी होती नहीं है। न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में भी मामला कुछ ऐसा ही है। सच्चाई ये है कि प्रोसेस्ड केक, ब्रेड, पास्ता और कुकीज जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वेट गेन, डायबिटीज, कैंसर और हार्ट की बीमारियों का कारण बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ शहद, फल, फ्रूट जूस और दूध जैसे जरूरी कार्ब्स हाई मेटाबॉलिक रेट और वेट लॉस में मदद करते हैं। प्रॉपर सेल्यूलर फंक्शन, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, थायराइड फंक्शन, मसल रिकवरी और ब्रेन फंक्शन के लिए सही कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। केट कहती है कि ये कार्ब्स ना खाने का पागलपन अब बंद होना चाहिए, क्योंकि लोग कई बार बुरे कार्ब्स को छोड़ने के चक्कर में अच्छे कार्ब्स लेना भी मिस कर जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? अगर सबसे सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी की एनर्जी का सबसे बेस्ट और एफिशिएंट सोर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन और जानवरों के लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं और ये 2 ग्रुप में तैयार होती हैं, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स से बने होते हैं। प्राइमरी मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज शामिल है। वहीं प्राइमरी डाइसैकेराइड्स 2 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। इनमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज शामिल है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च भी होते हैं और नॉन स्टार्च भी। इनमें गेहूं, कॉर्न और राइस जैसे फूड्स शामिल है। स्टार्च भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के एक लॉन्ग चेन से बने होते हैं। जहां ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज को नॉन स्टार्च कहा जाता है, वहीं सेल्यूलोज को स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन कभी भी इस सेल्यूलोज के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता है। पॉलीसैकेराइड्स ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देते हैं। सेल्यूलोज पाए जाने वाले फूड्स में हरी सब्जियां, पालक, काले और सेलरी जैसी चीजें शामिल हैं। जिस तरह गाड़ियों के इंजन में एनर्जी डालने के लिए गैसोलीन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के इंजन में एनर्जी डालने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। इन दोनों बातों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि ह्यूमन के पास कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी प्रोटीन और फैट्स जैसे दूसरे ऑप्शंस होते हैं। हालांकि इनमें से सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, लेकिन फैट्स और प्रोटीन भी एनर्जी का बहुत एफिशिएंट सा फॉर्म होते हैं। राइट कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? ब्रेन पावर। जैसे कि कीट ने पहले भी बताया था कि ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी के सेल तक एनर्जी पहुंचाने का सबसे प्रेफर्ड सोर्स होता है और ब्रेन के लिए तो ग्लूकोज मेन सोर्स होता है। जितना आप सोच भी नहीं सकते, ब्रेन उतना ग्लूकोज कंज्यूम कर जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बिना आपको कभी कभार चक्कर आ सकते हैं या ऐसा लग सकता है जैसे आप सब कुछ भूल रहे हो। शरीर में रेड ब्लड सेल्स और रेटिना के सेल्स के लिए तो सिर्फ ग्लूकोज ही एनर्जी का जरिया है, क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। मसल पावर। क्विक मसल एनर्जी के लिए ग्लूकोज की भी जरूरत होती है, इसलिए तो क्विक एनर्जी के लिए मसल ग्लाइकोजन यानी स्टोर किए हुए ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर वेट ट्रेनिंग या स्प्रिंटिंग के लिए। अगर आपके शरीर में मसल ग्लाइकोजन की कमी नजर आए तो आपके शरीर का स्ट्रेस्ड मसल इसी ग्लाइकोजन से एनर्जी लेकर अपने आप को फिर से तैयार करेगा। लेकिन इस बीच ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि जब शरीर रेस्ट मोड पर हो तो वो एनर्जी लेने के लिए फैट्स का इस्तेमाल करना प्रेफर करेगा। बॉडी फैट को कम करने के लिए मसल मास को बढ़ाना एक अच्छा आर्गुमेंट हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जितना मसल मास होगा उतना ही आपको फैट बर्निंग में मदद मिलेगी। तभी तो आराम से फैट बर्न करना इससे छुटकारा पाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। थायराइड फंक्शन। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर को थायरोक्सिन T4 को एक्टिव ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 में बदलने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। ATP एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी सभी सेल्स को T3 की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में T3 ना हो तो आपका सेल्यूलर फंक्शन यानी मेटाबॉलिज्म रेट कम और स्लो हो जाएगा। जो लोग कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट पर होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर भी कम होता है और उनकी बॉडी में सेल्यूलर फंक्शन की भी काफी धीमी गति पाई जाती है। इसका जिम्मेदार उनके द्वारा कम कार्ब्स लेने को ठहराया जाता है, क्योंकि कार्ब्स ही कुछ हद तक T3 के कन्वर्जन और बॉडी के लो मेटाबॉलिज्म में योगदान करता है। लिवर डिटॉक्स। इसके अलावा लिवर के प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद के लिए भी ग्लूकोज की जरूरत होती है। स्टोर किए हुए ग्लूकोज के लो लेवल्स लिवर को और धीमा कर देता है। इसलिए जब इस तरह के उपवास और डिटॉक्स प्रोग्राम्स को अपनाया जाता है जहां अच्छे कार्ब्स बॉडी में नहीं जा पाते, तो इनका कोई फायदा नहीं होता। भले ही ये प्रोग्राम आपके कोलन को साफ करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिवर के परफॉर्मेंस में कमी लाते हैं। लिवर आपके मुख्य डिटॉक्स ऑर्गन है। यदि आप लिवर के परफॉर्मेंस में बाधा डालते हैं तो वो आपको ठीक से डिटॉक्स करने में कैसे मदद कर सकता है? कौन से कार्ब्स बेस्ट हैं? जैसा कि आप देख और समझ सकते हैं, मसल एनर्जी, सेल्यूलर फंक्शन
और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सही कार्ब्स की जरूरत होती है। हालांकि सभी कार्ब्स एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के साइज और टाइप के आधार पर कार्ब्स आपके मेटाबॉलिज्म को दूसरे तरह से अफेक्ट करते हैं। कुछ ज्यादा प्रो मेटाबॉलिक हो सकते हैं जबकि अन्य एंटी मेटाबॉलिक होते हैं। अब सवाल ये है कि कौन से कार्ब्स सबसे अच्छे हैं। केट का मानना है कि सिंपल कार्ब्स शुगर ही बेस्ट है। सेल्यूलर फंक्शन, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को बढ़ाने के लिए सिंपल कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो अब आपके मन में एक ही सवाल ने घर कर लिया होगा और आप सोच रहे होंगे, क्या चीनी अच्छी है? चीनी मेरे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है? मुझे लगा कि चीनी ने मुझे मोटा और बीमारी का शिकार बना दिया है। केट जानती है कि उनका ये स्टेटमेंट काफी बोल्ड है, लेकिन इसके पक्ष में उनके पास कई दलीलें भी मौजूद हैं। पर यहाँ चीनी से उनका मतलब है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज से भरे फूड प्रोडक्ट्स का। अगर और स्पेसिफिकली कहा जाए तो जितने भी ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं जिनमें नेचुरल शुगर मौजूद होता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये सोचना बहुत गलत है कि शुगर का मतलब केट ऐसी चीजों को कह रही है जो प्रोसेस्ड हो और जिसमें आर्टिफिशियल शुगर एडेड हो। आलू, गाजर, ऑर्गेनिक हनी जैसी चीजें उस फायदेमंद शुगर की लिस्ट में शामिल होती हैं, ना कि सोडा, कुकीज, कैंडी और केक। फ्रक्टोज की सच्चाई। साल 2009 के मई महीने में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रॉबर्ट लस्टिग ने शुगर द बिटर ट्रुथ जैसे टॉपिक पर एक भाषण दिया था। उसी साल उनका ये भाषण यूट्यूब पर भी बहुत हिट और वायरल हुआ था। साथ ही इस भाषण के बाद फ्रक्टोज और शुगर को लेकर न्यूट्रिशन और हेल्थ की दुनिया में हलचल मच गई। अपने इस स्पीच में डॉक्टर लस्टिग ने खाने में फ्रक्टोज लेने के साथ वेट गेन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD, एपेटाइट में बढ़त और इंसुलिन रेजिस्टेंस को जोड़ा। उनके इस स्पीच से लाखों लोगों ने ये मान लिया कि फ्रूट शुगर कहलाने वाला फ्रक्टोज असल में एक जहर था और ये शरीर और लिवर के लिए शराब की तरह ही नुकसानदायक था। हालांकि सच्चाई ये है कि इंसानों में नॉर्मल फ्रक्टोज कंजम्पशन का वेट बढ़ने, फैटी लिवर की बीमारी, इंक्रीज्ड एपेटाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। वजन बढ़ाने के लिए फ्रक्टोज को जिम्मेदार ठहराने के लिए इसे डी नोवो लिपोजेनेसिस के माध्यम से फैट में बदलना पड़ेगा। डी नोवो लिपोजेनेसिस DNL वो प्रोसेस है जिसके द्वारा लिवर कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलता है। फ्रक्टोज पर रिसर्च एक्चुअल में ये दिखाता है कि ये ग्लूकोज की तुलना में कई ज्यादा गर्मी पैदा करने वाला यानी थर्मोजेनिक होता है। इसलिए अगर हाई फ्रक्टोज फूड से लोगों का वजन बढ़ रहा है तो ये टोटल कैलोरी इनटेक के बढ़ने की वजह से हो सकता है, न कि सिर्फ फ्रक्टोज के कारण। इसके अलावा भी फ्रक्टोज पर एडिशनल रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया कि फ्रक्टोज 80% तेजी से लिवर को शराब से डिटॉक्स करने में मदद करता है। साथ ही ये बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कम करते हुए एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है। फ्रक्टोज का ब्लड शुगर में उछाल और इंसुलिन के लेवल में बढ़त पर भी बहुत कम असर पड़ता है, लेकिन ये बढ़ते हुए फैट स्टोरेज के लिए भी काफी जरूरी होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फ्रक्टोज का इंजेक्शन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के रेट को और तेज करने के लिए किया जाता है। फ्रक्टोज ह्यूमन सेल्स में इंसुलिन की मदद के बिना ही एंट्री कर सकता है और इसे एनर्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए तो डायबिटीज के मरीजों के लिए फ्रक्टोज से बना खाना बहुत लाभदायी होता है। इसके अलावा फ्रक्टोज मैग्नीशियम और दूसरे वाइटल न्यूट्रिएंट्स के रिटेंशन में भी सुधार ला सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन एक जरूरी कॉम्बिनेशन है। केट जब किसी से कहती हैं कि ब्लड शुगर हमारा उतना नुकसान नहीं करती जितना हम सोच लेते हैं, तब उनका कभी भी ये मतलब नहीं होता कि लोग बिना सोचे समझे शुगर का इंटेक करना शुरू कर दें। ज्यादा शुगर वाले फूड्स खाने से भी लोगों को वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर चाहे इन प्रोडक्ट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना भी कम क्यों ना हो। कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए, ना ही फैट ज्यादा होना चाहिए और ना ही कार्ब्स। साथ ही अगर फैट और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ बैलेंस में लिया जाए तो हम पाएंगे कि बॉडी में शुगर की एब्जॉर्बेंसी भी धीमी हो रही है, जो एक अच्छा साइन है। फ्रूट के साथ चीज, दूध के साथ फ्रूट और अंडों के साथ ऑरेंज जूस इस कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है
कि किसी भी मील में अगर सिर्फ प्रोटीन या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो भी गलत है। अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा कम हुई तो ये आपके इंसुलिन लेवल्स को बहुत बढ़ा देगी। इंसुलिन की जरूरत प्रोटीन को मसल टिश्यू में घुसने के लिए होती है, तो अगर पर्याप्त कार्ब्स नहीं मिला तो इंसुलिन ज्यादा होगा और ब्लड शुगर कम। अब बढ़ा हुआ ब्लड शुगर स्ट्रेस हार्मोन्स यानी एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल को इस स्ट्रेस रिएक्शन पैदा करने के लिए मजबूर करेगा। एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल दोनों ही कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं जो आपके शरीर में फैट ब्रेकडाउन का काम करने में मदद करते हैं। केट कहती हैं आजकल की सोसाइटी को सब कुछ बड़े ही शॉर्टकट में चाहिए, मेहनत कम और फल ज्यादा और जल्दी। लेकिन एक बार खुद में ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या हर हेल्दी आने वाले परिणाम का रिएक्शन अच्छा होता है। लेकिन एक बार खुद में ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या हर जल्दी आने वाले परिणाम का रिएक्शन अच्छा होता है। हम क्विक रिजल्ट्स के पीछे इतना भागने लगते हैं कि हमें ये नहीं पता रहता कि हम इस दौरान अपनी बॉडी को कितना डैमेज पहुंचा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ना लेकर वजन कम करने की कोशिश करना अल्टीमेटली आपको लो मेटाबॉलिज्म के रास्ते पर ही ले जाएगा। जल्दी से फैट लॉस करने के लिए जो डाइट आप अपनाएंगे उसके साथ आपको कम मसल मास, इरिटेबिलिटी, हार्मोनल इश्यूज, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स फ्री मिलेंगी। ग्रेन्स और ग्लूटेन को कहो बाय बाय। आप सभी को ये एहसास हो गया है कि फल, जूस, दूध और शहद आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। क्या हमने कार्बोहाइड्रेट के दूसरे फॉर्म्स के बारे में बात की? क्या ग्रेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया? क्या ग्रेन्स भी आपके मेटाबॉलिकली स्टिम्युलेटिंग डाइट का हिस्सा बन सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना और ये फैसला दोनों ही केट ने आप सभी पर छोड़ दिया है। ज्यादातर अमेरिकी ये मानने को मजबूर होंगे कि उन्हें लिटरली ग्रेन्स से प्यार है। फिलहाल USDA, द एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स और कई जाने माने रजिस्टर्ड डाइटिशियन भी ग्रेन की सर्विंग सिर्फ 6 से 8 बार ही रेकमेंड करते हैं, जिनमें से आधे होल ग्रेन्स होते हैं। ADA का कहना है कि अमेरिकियों को विटामिन B, मिनरल्स, फाइबर और वेजिटेबल प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके अलावा गेहूं, मक्का और चावल अमेरिका की 3 सबसे ज्यादा बिकने वाली फसलें भी हैं। तभी तो ब्रेड, मफिन और सीरियल्स अमेरिकियों के ब्रेकफास्ट टेबल का अटूट हिस्सा है। साथ ही क्विनोआ, चावल, ओट्स, बाजरा और बार्ली भी कॉमन हेल्दी साइड डिशेस मानी जाने लगी हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये सब सच है तो ग्रीन एडिक्ट होना बुरी बात कैसे हो सकती है? क्या अमेरिकियों को फिट और हेल्दी रहने के लिए ग्रीन्स की जरूरत नहीं है? सच्चाई ये है कि ऑप्टिमल हेल्थ या हाई रनिंग मेटाबॉलिज्म अचीव करने के लिए ग्रीन्स किसी के लिए भी उतनी जरूरी नहीं है। एक्चुअली ग्रीन्स का बढ़ा हुआ इंजेशन इसे बढ़ रही एलर्जी, डाइजेशन प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, बोन लॉस, कोलाइटिस, सीलिएक, त्वचा के प्रॉब्लम्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, अनिद्रा, हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS, इनफर्टिलिटी, एपिलेप्सी, मैलन्यूट्रिशन, डिमेंशिया और कैंसर से जोड़ती है। यही कारण है कि केट डैमेज्ड मेटाबॉलिज्म को ठीक करने की कोशिश करते समय सभी अनाज से बचने की सलाह देती हैं। लेकिन इससे पहले कि केट इसके बारे में और बात करें, आइए पहले एक कदम पीछे हटें और अनाज या ग्रेन को डिफाइन करें। ग्रेन या अनाज होता क्या है? ग्रेन्स कठोर सूखे बीज होते हैं जिनका इस्तेमाल लोगों या फिर जानवरों के खाने के लिए किया जाता है। हालांकि लेग्यूम्स को भी ग्रेन्स ही माना जाता है, लेकिन केट अपनी किताब में बस सीरियल ग्रेन्स की ही चर्चा करने वाली है। गेहूं, कॉर्न, बाजरा, बार्ली, राइस, ओट्स, क्विनोआ, मिलेट्स और सोगम सीरियल ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। अमेरिकन डाइट में तो ग्रेन्स का चलन इसलिए ज्यादा होता रहा है क्योंकि ये सस्ते भी हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट भी किए जा सकते हैं। US गवर्नमेंट ने तो साल 1920 से ही ग्रेन्स पर सब्सिडी चालू कर दी थी। ग्रेन इंडस्ट्री के सप्लाई और डिमांड को देखते हुए बार्ली, मिलेट्स जैसे अनाज बेचने वाले सप्लीमेंट फार्मर्स की मदद करने के लिए भी फार्म सब्सिडीज की शुरुआत की गई थी। जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा उतना ही गवर्नमेंट सब्सिडी भी।
ज्यादा सब्सिडी के पैसों ने फार्मर्स को भी इन्फ्लुएंस किया कि वो ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फूड साइंस के हर कोने में ग्रेन की अलग जगह बनी हुई है, चाहे ग्लूटेन फ्री पास्ता हो या ब्रेड, आइसक्रीम हो या कैंडी। अमेरिकी धीरे धीरे ग्रेन एडिक्ट्स बनते जा रहे हैं और इससे उनकी हेल्थ पर एक अलग इफेक्ट दिख रहा है। ग्रेन्स का हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इस किताब पर चर्चा करते हुए हमने पहले ये जाना कि ग्रेन्स का कार्बोहाइड्रेट्स पोर्शन 100% ग्लूकोज से बना होता है। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी दूसरे शुगर से ग्लूकोज खून में ज्यादा जल्दी फैलता है। वहीं सफेद गेहूं के ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के आसपास होता है। अगर और आसान शब्दों में कहा जाए तो ब्रेड से ह्यूमन बॉडी जितनी जल्दी शुगर एब्जॉर्ब करेगा, उससे और भी ज्यादा जल्दी किसी ऐसी चीज से जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ब्रेड से भी ज्यादा हो। इसके अलावा ग्रेन्स में फास्फोरस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और कैल्शियम का अमाउंट कम। इसका मतलब बोन और दांतों के हेल्थ के लिए ग्रेन्स उतना लाभदायक नहीं होता। ये तो हुई ग्रेन्स की बात, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि सब्जियों का मानव शरीर पर कितना अच्छा और कितना बुरा असर पड़ता है। तो चलिए इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए चलते हैं इस किताब की चर्चा के अगले एपिसोड की ओर। सब्जियां कितनी अच्छी कितनी नहीं। जहां इस किताब पर चर्चा करते हुए हमारा ये नजरिया बदला कि सारे सैचुरेटेड फैट्स नुकसानदायक नहीं होते, बल्कि कुछ अच्छे भी होते हैं, तो वहीं हमने ये भी जाना कि सो कॉल्ड हार्ट हेल्दी फैट्स भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, केट का मानना है कि शुगर भी हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है और ग्रेन और ग्लूटेन भी लोगों को बीमार बना सकती है। लेकिन केट बस इतने से ही खुश नहीं है। इस बार उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड सोच को चैलेंज किया है और वो है सब्जियों को लेकर लोगों की सोच। अब आप सोचेंगे, चाहे डॉक्टर हो या दादी नानी, हमेशा से सभी ने हमसे यही कहा कि खूब सब्जियां खाने से फिट रहा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो गलत थे? केट कहती है कि कई सालों तक उसने भी सब्जियों को खाने और इसके लाभ को लेकर बहुत वकालत की थी। इतना ही नहीं, अपनी डाइट में वो खुद भी बहुत सब्जियां खाती रहती थी, क्योंकि हर हेल्थ कॉन्शियस इंसान को ये कहा जाता है कि वो सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना ना छोड़ें। कहा जाता है कि सब्जियों में, खासकर हरी सब्जियों में, खूब सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। तो क्या इसका यही मतलब हुआ कि हमेशा सब्जी ही खानी चाहिए, या ज्यादा सब्जी खाने से इंसान ज्यादा स्वस्थ रहेगा? या फिर इस सिक्के का भी कोई दूसरा पहलू है जो हमारी नजरों में अब तक नहीं आया था? जैसा कि केट अपनी किताब के दौरान बताती हैं कि उनके मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ने हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में उनके सारे ख्यालों को बदल कर रख दिया। सैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ग्रेन्स और शुगर के बारे में जैसे उनकी धारणा बदली, उसी तरह सब्जियों को लेकर भी उनका जो ख्याल मन में था वो भी बदल गया था। केट कहती है कि उन्होंने अपनी डाइट में सब्जियों की मात्रा भी घटाई थी और इससे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। तभी तो उनका कहना है कि जो भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जियों वाली डाइट लेने के लिए कह रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही ही है। जब केट ने अपनी डाइट से 90% सब्जी हटा दी, तब भी उन्हें इसका फायदा ही मिला था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी सब्जियों में हानिकारक ट्रेट्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर हरे पत्तों वाली सब्जियों में अपना एक टॉक्सिन मौजूद होता है, फिर चाहे ये खेती के समय इस्तेमाल किए गए केमिकल्स हो या फिर पेस्टिसाइड्स। यही कारण है कि इन सब्जियों को जानवरों के लिए भी नुकसानदायक माना जाता है। जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियों में बहुत सारे पत्ते, स्टेम्स और सीड्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों और दूसरे जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इनसे खुद को बचाने के लिए सब्जियों में खुद के हल्के टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। इन पौधों के टॉक्सिन्स में ऑक्सैलेट्स, लैक्टिन, एग्लूटिनिन, लिग्नांस और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स जैसे अन्य डाइजेस्टिव रेजिस्टर्स शामिल हैं। आइए इन टॉक्सिन्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ऑक्सैलेट्स, ऑक्सैलिक एसिड नेचर में पाया जाने वाला केमिकल है जो हरे पत्तों वाली सब्जियां, नट्स, ग्रेन्स और सोया प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। जैसा कि आपने ग्रेन्स से जुड़े चैप्टर में जाना था कि उनमें मौजूद ऑक्सैलिक एसिड कभी कभार प्रॉब्लमैटिक होते हैं, क्योंकि ये बॉडी में कैल्शियम Ca को टाई अप करते हुए ऑक्सलेट बनाता है।
ऑक्सलेट से गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या भी हो सकती है। पालक और केल जैसी सब्जियों में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये भी तय है कि इन सब्जियों में ऑक्सलेट्स की मात्रा भी ज्यादा ही होगी। पायरिडॉक्सिन ग्लूकोसाइड। पायरिडॉक्सिन ग्लूकोसाइड पीएनजी पौधों में पाया जाने वाला विटामिन B6 का एक रूप है, विशेष रूप से क्रूसिफेरस सब्जियों में। द अमेरिकन जर्नल फॉर क्लिनिकल न्यूट्रिशन के एक स्टडी के अनुसार पौधों में पीएनजी की मौजूदगी B6 की ऑर्गेनिक अवेलेबिलिटी को 75 से 85% तक कम कर सकती है। यूं तो पौधों में विटामिन B6 होता ही है, लेकिन पीएनजी होने के कारण B6 मिलना मुश्किल हो जाता है। पीएनजी सिर्फ सब्जियों में ही नहीं, अनाज में भी पाया जाता है। B6 पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट और पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट के एनिमल सोर्स में लगभग 100% बायो ऑर्गेनिक अवेलेबिलिटी पाई जाती है। विटामिन B6 क्या है? विटामिन B6 एक पानी में घुल जाने वाला विटामिन है। ये 3 रूपों में पाया जा सकता है: पायरिडॉक्सिन ग्लूकोसाइड PNG, पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP और पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट PMP। PNG सब्जियों और ग्रेन्स में पाया जाता है, वहीं PLP और PMP एनिमल सोर्स में पाए जाते हैं। PLP B6 का एक्टिव रूप है और कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मदद करता है। इनमें प्रोटीन, फैट्स और शुगर मेटाबॉलिज्म, न्यूरोट्रांसमिशन, हीमोग्लोबिन और हिस्टामाइन प्रोडक्शन शामिल है। लेक्टिन्स। लेक्टिन सब्जियों, लेग्यूम, सीड्स, ग्रेन्स और नट्स में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं। लेक्टिन वाले फूड प्रोडक्ट्स डायरिया, नोशिया, ब्लोटिंग और वॉमिटिंग जैसी सीरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से जुड़े होते हैं। साल 2007 के एक अध्ययन में पाया गया कि लेक्टिन गट लाइनिंग के म्यूकस रिपेयर में मदद करते हैं और तभी उन घावों को भरने के लिए लेक्टिन टॉक्सिक हो जाते हैं। अगर कोई पहले से ही इन प्रॉब्लम से जूझ रहा हो तो उसे लेक्टिन युक्त खाना खाकर कोई आराम नहीं मिल पाएगा, बल्कि उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। लेक्टिन के सबसे प्राइमरी सोर्सेज ग्रेन्स, बीन्स और सोया के साथ साथ हरे पत्ते वाली सब्जियां भी हैं। हालांकि सब्जियों को पकाने से लेक्टिन के नुकसान को कम किया जा सकता है। लिग्नान्स। लिग्नान पौधों में पाए जाने वाले फाइटोएस्ट्रोजन हैं। इनमें एस्ट्रोजेनिक जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हार्मोनल गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। आने वाले एपिसोड में इस बारे में हम और डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर क्यों एस्ट्रोजेनिक फूड्स आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। लिग्नान्स के सबसे बड़े ऑफेंडर्स फ्लैक्स सीड, तिल के बीज और क्रूसिफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। हालांकि ज्यादातर सब्जियों में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स पूफा बहुत भारी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पूफा मौजूद जरूर होते हैं और वो फूड डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशनल रिसर्चर और बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रे पीट की माने तो अनसैचुरेटेड फैट्स खुद ही बहुत अच्छा डिफेंस करते हैं, क्योंकि वे ट्रिप्सिन और दूसरे प्रोटियोलिटिक एंजाइमों को रोकते हैं जो सीड्स और पत्तियों में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने से रोकते हैं। इतना ही नहीं, अनसैचुरेटेड फैट्स उन सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को रोकते हैं जो प्रोटीन ब्रेक डाउन और थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में मदद करती है। ऊपर दी गई सब्जियों के सभी एंटी मेटाबॉलिक इफेक्ट के साथ फाइबर भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। केट की माने तो उसे यकीन है कि ये सब जानकर एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान ये जरूर सोच रहा होगा, क्या फाइबर मेरे लिए अच्छा नहीं है? क्या मुझे प्रॉपर डाइजेशन के लिए इसकी जरूरत नहीं है? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। कैसे? चलिए समझते हैं। पेक्टिन। पेक्टिन एक पॉलीसैकेराइड है, यानी एक ऐसा लंबा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसको ह्यूमन बॉडी तोड़ नहीं सकती। पेक्टिन एक सॉल्युबल पानी में घुल जाता है, फर्मेंटेबल फाइबर है जो जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियों के सेल वॉल में पाया जाता है। हाई पेक्टिन लेवल डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि सब्जियों को पकाने से उनका पेक्टिन लेवल कम हो जाता है और ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। लिग्निन। लिग्निन भी पेक्टिन की तरह एक पॉलीसैकेराइड है। लिग्निन भी एक फर्मेंटेबल फाइबर है जो प्लांट एल्गे के सेल वॉल में पाया जाता है। हालांकि ये पेक्टिन की तरह सॉल्युबल नहीं होता। साल 1998 में हुए न्यूट्रिशन और कैंसर के एक स्टडी में पाया गया कि लिग्निन का इंजेक्शन इंक्रीज्ड यूट्राइन कैंसर से जुड़ा होता है।
लिग्निन रिप्रोडक्टिव इश्यूज, लिवर और पेट की प्रॉब्लम से भी जुड़ा होता है, जिसे कोलन कैंसर से जोड़ा जाता है। लिग्निन सब्जियों, फलों और ग्रेन्स में पाया जा सकता है, लेकिन जैसा कि दूसरे टॉक्सिन्स के मामलों में भी कहा गया, पकाने से लिग्निन के नेगेटिव इफेक्ट को कम किया जा सकता है। सेल्यूलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है और साथ ही ये हरे पौधों के सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी। ये भी लिग्निन की ही तरह इनसॉल्युबल फाइबर है, जिसे रफेज भी कहा जाता है। गाय और घोड़े जैसे रोमिनेंट पशुओं के जैसे ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज को पचा नहीं पाता। तभी तो जब भी कोई इंसान बहुत सारा सलाद खा लेता है तो अगले 24 घंटे तक उसे अपने स्टूल में सिर्फ सलाद ही नजर आता है। हालांकि एक हेल्थी इंसान में सेल्यूलोज एक सेफ फाइबर है जो एक बल्किंग एजेंट का रोल भी निभाता है। लेकिन अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमजोर हो तो सेल्यूलोज उसके शरीर में कई प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। गोइट्रोजेंस। फाइनली बहुत सारी क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, केल इत्यादि गोइट्रोजन की कैटेगरी में आते हैं। गोइट्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो थायराइड के फंक्शन को दबाकर थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। गोइट्रोजन कई सब्जियों में पाया जाता है, जिसमें सोयाबीन, ब्रोकली, बोक चोय, ब्रसेल्स स्प्राउट्स भी शामिल है। बहुत सारी कच्ची सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें खाने से आपका थायराइड कम हो सकता है, जिससे स्लो मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक हार्मोन में गड़बड़ी दिखाई दे सकती है। तो क्या ये मान ले कि सारी सब्जियां बुरी हैं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी सब्जियां जैसे रूट वेजिटेबल्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। प्रोटीन्स और सुपर प्रोटीन्स। हेल्थ और न्यूट्रिशन की दुनिया में प्रोटीन एक ऐसा मशहूर शब्द है जिसे फिटनेस का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। कुछ हेल्दी फूड्स में बड़े बड़े अक्षरों में प्रोटीन होने की बात कही जाती है ताकि हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे खरीदें और उनका बिजनेस अच्छा चले। इन फूड्स में प्रोटीन बार्स, हाई प्रोटीन ब्रेड्स और सीरियल्स जैसी चीजें शामिल हैं। हाई प्रोटीन डाइट्स अब इतने पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि लोग अपनी लाइफस्टाइल का इसे एक अहम हिस्सा बना रहे हैं। कुछ लोग तो इसे हमारे पूर्वजों के समय से चलता आ रहा डाइट भी करार दे देते हैं। इनमें पैलियोलिथिक डाइट, एटकिंस डाइट और साउथ बीच डाइट जैसे नाम शामिल होते हैं। सालों पहले जब लेखिका केट भी इन सब लो कार्ब, हाई प्रोटीन जैसे डाइट्स की ओर फोकस्ड थी, तब उनके डाइट में भी एग व्हाइट्स, प्रोटीन शेक और बार हुआ करता था। पहले कुछ सालों के लिए जहां इस डाइट ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला था, वहीं कुछ सालों बाद केट को शुगर और सॉल्ट क्रेविंग्स की समस्या होने लगी। साथ ही उन्हें गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी होने लगी थी। तो अब सवाल ये है कि हाई प्रोटीन डाइट पर रहकर भी केट को ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही थी? साथ ही एक सवाल ये भी था कि अगर प्रोटीन लेना फायदेमंद है तो कितना? क्या उनके लिए अब भी बहुत कुछ जानने को बाकी रह गया था? शायद हाँ। प्रोटीन क्या है? ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन की जरूरत ग्रोथ, स्ट्रक्चर और मेंटेनेंस के लिए होती है। प्रोटीन एक ऐसा जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो अमीनो एसिड्स के चेन से बना होता है। अमीनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बने होते हैं। अमीनो एसिड्स प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट भी होते हैं। न्यूट्रिशन की भाषा में कहें तो ह्यूमन को अपने लिए कुल 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। इनमें से 11 अमीनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है जो उतने जरूरी नहीं होते। बाकी के 9 अमीनो एसिड्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में रखा जाता है जो ह्यूमन बॉडी को अपनी डाइट से मिलती है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक। जिन 9 अमीनो एसिड्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है उनमें लूसीन, आइसोलोसीन, वैलीन, लासीन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन, मथाइनीन, फिनाइललालेनीन और हिस्टिडीन शामिल है। बाकी जिन 11 अमीनो एसिड्स को एसेंशियल नहीं कहा जाता वो एलनीन, एस्परेजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनाइन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरीन और टायरोसिन है। अमीनो एसिड्स को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी आने वाली प्रोटीन सोर्सेस को तोड़कर अमीनो एसिड्स तैयार करता है। साथ ही ह्यूमन बॉडी अपने अंदर ही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को भी तैयार करता है। इसके बाद इन्हीं अमीनो एसिड से नए प्रोटीन तैयार करते हैं।
डाइट की बात करें तो अंडा, मछली, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कई वेजिटेरियन सोर्सेज में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे नट्स, सोए, लेग्यूम्स, ग्रेन्स, बीन्स, फल